हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। घड़ी कर रही है इशारा 3 बजने का और वक्त हो चला है हमारा मनपसंद प्रोग्राम का। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम का, जिसमें क्लास 1 और 2 की पढ़ाई होती है और हम नई नई चीजें सीखते हैं, वह भी मजेदार ढंग से। अभी चूंकि हम लोगों के स्कूल बंद हैं, इसीलिए अपनी पढ़ाई घर पर ही रहकर करनी है, जिसमें हमारे साथ होते हैं मम्मी, पापा और घर के अन्य बड़े लोग। तो तैयार है ना आप सब। चलिए देखते हैं आज का कार्यक्रम हम लोगों के लिए क्या क्या लेकर आया है। तो बच्चों, आज है रविवार और रविवार के दिन हम लोग करते हैं ढेर सारी मस्ती। तो चलिए आज हम लोग सबसे पहले सुनते हैं बापू की पाती, जिसमें हम प्यारे बापू महात्मा गांधी के जीवन प्रसंग से जुड़ी बातों को सुनकर प्रेरणा पाते हैं। उसके बाद देखेंगे 2 मनोरंजक कार्यक्रम, 5 गोल्डन टिकट्स और बीरबल सॉल्व्स अ क्राइम। उसके बाद देखेंगे एक मनोरंजन और जानकारी से भरपूर वीडियो, हाउ आर हाउसेज बिल्ट। और अंत में चलेंगे पटना का संजय गांधी जैविक उद्यान और देखेंगे जू शो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का संडे स्पेशल प्रोग्राम ढेर सारी मस्ती के साथ। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये देखा कि इंग्लैंड पहुंचने के बाद बापू ने वहां किन परेशानियों का सामना किया, खास तौर पर खाने की समस्या। इंग्लैंड के रहन सहन के तरीकों को सीखने के लिए उन्होंने खर्चा भी किया, पर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। मेहनत करके उन्होंने वकालत की पढ़ाई पास कर ली। सभी कहते थे कि वकील को धारा प्रवाह बोलना आना चाहिए, और मोहनदास जब कभी किसी मंडली या सभा में बोलने की कोशिश करते तब उनकी घिघी बन जाती, पसीना छूटता, हलक सूख जाता, मुंह से शब्द ही नहीं फूटते। लेकिन समय के साथ मोहनदास ने अपने संकोच को अपनी कमजोरी नहीं, मजबूती बना लिया। वो कहते थे, अपने इस शर्मीले स्वभाव के कारण मेरी फजीहत तो हुई, पर मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ, बल्कि अब तो मैं देख सकता हूँ कि मुझे फायदा ही हुआ है। पहले बोलने का संकोच मेरे लिए दुखकर था और अब वो सुखकर हो गया है। एक बड़ा फायदा तो यह हुआ है कि मैंने शब्दों का मितव्यय करना सीखा। मुझे अपने विचारों पर काबू रखने की आदत सहज ही पड़ गई। मेरी जबान या कलम से बिना सोचे विचारे या बिना तौले शायद ही कोई शब्द कभी निकलता है। याद नहीं पड़ता कि अपने भाषण या लेख के किसी अंश के लिए मुझे कभी शर्माना या पछताना पड़ा हो। किंतु अभी वो मजबूती का समय नहीं आया था। अभी तो करीब 3 साल की पढ़ाई करके मोहनदास स्वदेश लौटे थे। उनके बड़े से परिवार को उनसे बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मोहन के मन में घोर डर था। विदेशी पढ़ाई ने स्वदेश में वकालत करने की कोई व्यवहारिक शिक्षा नहीं दी थी। फिर आते ही पता लगा कि उनकी माता का देहांत हो गया है। मुंबई में घर किराए पे लिया और वकालत शुरू कर दी, लेकिन बड़े भाई की कोशिशों के बावजूद भी मोहनदास के पास कोई अपना काम लेकर के नहीं आता था। जो पहला मुकदमा उनके पास आया वो आसान था। उन्हें प्रतिवादी की ओर से जिरह करनी थी। जैसे ही जिरह के लिए खड़े हुए, लोगों के बीच बोलने के डर ने उन्हें जकड़ लिया। पैर कांपने लगे, सिर चकराने लगा, आंखों के आगे अंधेरा छा गया। जज और वकील उन पर हंसने लगे। हाँ, अदालत में पेश करने के लिए अर्जी और दावा लिखने का काम आता गया। इसमें मोहनदास अच्छे भी थे, किंतु इससे खर्चा नहीं निकलता था। ये वकालत थोड़े थी। एक हाई स्कूल ने अंग्रेजी शिक्षक का विज्ञापन निकाला था। मोहनदास वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा, मैं बीए नहीं हूँ,
पर मैंने लंदन की मैट्रिकुलेशन परीक्षा पास की है। प्राचार्य बोले, हाँ ठीक है, लेकिन हमें तो ग्रेजुएट की जरूरत है। और फिर उनको वो नौकरी भी नहीं मिली। निराश होकर मोहनदास राजकोट वापस लौट आए। वहाँ बड़े भाई की वकालत में छोटा मोटा काम करना शुरू किया। मोहनदास की दीवान बनने की उम्मीदें अब खत्म हो रही थी। अपने बड़े भाई की सिफारिश लेकर मोहनदास एक अंग्रेज अधिकारी से मिलने पोरबंदर गए। इस अधिकारी ने लंदन में उनसे दोस्ती की थी। अफसर ने मोहनदास की पूरी बातें सुने बिना उन्हें चपरासी से धक्के दिलवाकर अपने दफ्तर से निकलवा दिया। मोहनदास ने नियम बनाया कि वो कभी किसी से सिफारिश नहीं करवाएंगे। इसी मायूसी के माहौल में पोरबंदर की एक कंपनी की चिट्ठी मोहनदास के बड़े भाई को मिली। इसमें उन्हें दक्षिण अफ्रीका जाकर एक बड़े कानूनी मामले में मदद देने का प्रस्ताव था। कंपनी के साझेदार से मिलने गए तो उन्होंने बताया कि काम 1 साल का था और तनख्वाह भी अच्छी थी। ये नौकरी थी, वकालत नहीं। तो मोहनदास ने हाँ कर दी। 5 साल के बड़े बेटे के अलावा अब मोहनदास और कस्तूरबाई का दूसरा पुत्र भी था। अपने परिवार को छोड़ रोजगार के लिए मोहनदास दक्षिण अफ्रीका जाने के लिए तैयार हुए। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम जानेंगे कि दक्षिण अफ्रीका जाकर उनको किन मुसीबतों का सामना करना पड़ा। Hello there, this is Brisky here. Did you know that Birbal solved mysteries while he served in Akbar's court by thinking critically? Let us look at an interesting story. Welcome to the great Mughal king Akbar's court. Akbar was a wise and powerful emperor. He ruled India a long time ago. Akbar had 9 gems in his court. They were brilliant people with amazing talents. They were called Navratnas. Birbal was one of the Navratnas. He was respected for his intelligence and wit. Whenever there was a difficult situation, Akbar asked Birbal for advice. You will now listen to an incident in Akbar's palace. Listen carefully to the dialogues and answer the questions that come along. Akbar loved jewelry and precious stones. He had a favorite ring, a large diamond with pearls set around it. He wanted to wear it, but it was missing. My ring! It's gone! Guards, come here immediately! What happened, O Emperor? My favorite ring is missing. The one with the big diamond and pearls around it. I had kept it out to wear today. Now it's gone. Summon all the servants at once. Call Birbal. Yes, Emperor. All servants come to Emperor's room immediately. Go and request Birbal to come to Emperor's room immediately. Can you try and predict who could have stolen the ring? You can check as the story progresses and the mystery is solved. All the servants have come to the Emperor's room. Birbal has arrived too. Birbal, my favorite ring is missing. Please help me find it. Please calm down, Emperor. We will find it. Don't worry. First tell me, is anything else missing? No, but I found a knife in the room that is not mine. The one we gave the 8 royal servants some time back. Remember? And no one else is allowed to enter my room other than them. There's our first clue. So it has to be one of the 8 royal servants then. All of you show me your royal knives. But all of them have their knives with them. How is that possible? Who is the thief then? How do you think Birbal can catch the thief now? Any ideas? It has to be one of them, Emperor. That means the thief has bought a new knife to cover up his theft. Let's see what we can do now. Okay, guards, bring me 8 sticks, all of equal length.
quickly. Here, each of you take one stick. Bring it back tomorrow. Take good care of them. They are magical. The stick belonging to the thief will grow by an inch. All of you must be here by 8 in the morning. We will then catch the thief. Emperor, forgive me. I stole your ring. Lakhan Singh, you! Birbal, how did he confess? I did not even ask anyone yet. Can you think of how Birbal's plan helped catch the thief? Emperor, it's very simple. I knew it had to be one of your royal servants because of the knife found in your room. I was not sure which one. So I decided to play a trick to catch the thief. Remember that we gave the royal servants a stick each. I told them that the stick belonging to the thief would grow longer by an inch. The thief, fearing that it would grow and that he would get caught, cut his stick, so his stick was shorter than the others. That is how I knew. Brilliant! That's very clever, Birbal. I knew you would catch the thief. Thank you, O Emperor. I am happy you found your favorite ring. Do you like solving mysteries like Birbal? Listen to this little puzzle and try your hand at solving it. A valuable watch once went missing from a rich man's house. He had left it on a table by a window before bedtime. He found the window broken and the watch gone the next morning. The only other person in the house was the housekeeper. The owner called the police and told them that a thief had broken into his house and stolen his expensive watch. A detective came to inspect the scene of the theft. When he searched the ground outside the broken window, he found pieces of glass lying there. There were no glass pieces inside the house. It was the housekeeper, he concluded. The housekeeper took the watch. How did he figure that out? If a thief had broken the window from outside, the glass pieces would have fallen inside the house and not outside on the ground. Therefore, he concluded that the housekeeper must have taken the watch and broken the window from inside to make it look like a thief had entered. Did you crack the case? Good work! So the next time you come across what looks like a mystery, remember, there's usually a simple solution. You just need to think logically and analyze all the angles. Hi friends, Bouncy here. Do you like fairs? Aren't they fun? We are going to see how we can win games and earn golden tickets. The Funky Fun Fair is in town. Children are flocking to the fair to win games and have some fun. This year, there is an added attraction for everyone. If you win 5 golden tickets, then you get the grand prize. Here's the first game. Fact or not? Each bottle has a statement written on it. You have to identify whether it is true or not by ringing it. The blue rings are for the correct statements and the red rings for the wrong statements. Did you get it right? Good work! You have won a golden ticket. Here is a fun dart game. Do you see the pictures of different things on each dartboard? Identify the correct name for that picture from the options given on the darts. Did you get them right? Great! You have won another golden ticket. These 2 pictures look the same. Are they? There are 6 differences between the 2. Find them. Did you manage to spot all the 6 differences? Here is another golden ticket for you. Only 2 more to go. Welcome to the Pretty Patterns game. There are 3 patterns here that are incomplete. Copy the pattern in your book and complete it correctly. The patterns are complete. Terrific! You have won the 4th golden ticket. You have reached the Riddler's stall.
He is going to ask you a few riddles. If you get them right, you win your last golden ticket. Let's go! I bet you got all of them right. You have won the 5th golden ticket. You did it! Your 5 golden tickets now get you the grand prize. Congratulations! When you are faced with a puzzle, just stop to think and study the problem in front of you. You can then find a solution in no time at all. Built? Meenu, what are they doing? Buzz, they are building a house. But why are they building a house? People need houses to live in, Buzz. What happens if we are out when it rains? We will get wet. So we need a house to protect us from the rain. And also to protect us from heat and cold. Oh yes, the sun is very hot. Who is he, Chinu? He is a mason. He builds houses. This is a brick. This is cement. He builds it with brick and cement. Buzz, look at him build the house. What is he doing?
He is a carpenter. Buzz, he works with wood. He also helps to build the house. Oh, I am all wet. Oh, Buzz, the plumber uncle is working with the tap. Why did you go near him? Oh, he is a plumber. He works with taps. Come here now, Buzz. Don't go near the electrician. Who is an electrician? Look there! He is working with lights. He is an electrician. Do all people live in these kind of houses? No, there are different types of houses. Look at this, Buzz. These are called tents. Some people live here. I like the tent, Meenu. I also like tents. Then there are mud houses. They are also called huts. We just saw a brick house. Have you seen a bamboo house, Buzz? No, I have not. Oh, you don't know anything, Buzz. Come, I will show you a bamboo house. Look there, that is a bamboo house. Buzz, in very cold places, people live in igloos. Igloos? What are they? They are also houses. They are made of ice. Chinu, I want to live in an igloo. Buzz, igloos are there only in very, very cold places. Meenu, come, let's go home. Ma will be waiting for us. Ma, we are back. Where are you, Ma? Ma is in the kitchen. She is making puris for us. Puris! But what is a kitchen? Kitchen is the place in a house where we cook food. Oh, Buzz, you like food all the time. Shh! Quiet! Don't make a noise. Grandma is sleeping. Shh! Where is Grandma? She is sleeping in the bedroom. Chinu, look! He is asking a question. Bedroom is the place in the house where people sleep, Buzz. Oh, okay. Can we eat puris now? Let's go to the bathroom and wash our hands first. Our hands are very dirty. Bathroom? Yes, that is where we have a bath. It is called a bathroom.
We can also wash our hands and our clothes there. Come, let us wash our hands quickly. I want to eat puris. Let us call Papa also. He is sitting in the hall. I will tell you now. Hall is a place in the house where people sit. Wow, Buzz! You know something? Okay, now tell me this. What do we call the place where we eat? I know, Chinu. It is the eating room. Wrong, Buzz. You are wrong. It is the dining room. Minu, I said it right. Stop that, Chinu. Buzz, it is called the dining room. There is another name for eating. It is called dining. That is why it is called the dining room. That's okay, Buzz. Don't feel bad. Come, let's eat puris now. In the dining room. Friends, Buzz needs help. Will you help him? But you have to answer loudly. Who builds houses? A mason. Who works with wood? A carpenter. Who works with lights? An electrician. What are the different kinds of houses? Tent, brick house, mud house, bamboo house, and igloo. What kind of house do you live in? What is your house made of? Shall we now match the house to its name? Igloo.
Igloo. Brick house. Brick house. Mud house. Mud house. Tent. Tent. Bamboo house. Bamboo house. Igloo. Brick house. Mud house. Tent. Bamboo house. Let us try and match the room with its name. Dining, dining room, hall, drawing room, cooking, kitchen, bathroom, bathroom, bedroom, bedroom, dining room, drawing room, kitchen, bathroom, bedroom. Shall we fill in the blanks now? A house,
made of mud is called a dash. A house made of mud is called a hut. A house made of ice is called a dash. A house made of ice is called an igloo. The room where we sleep is called a dash. The room where we sleep is called a bedroom. The room we eat in is called the dash. The room we eat in is called the dining room. The room where food is cooked is called the dash. The room where food is cooked is called the kitchen. A house made of mud is called a hut. A house made of ice is called an igloo. The room where we sleep is called a bedroom. The room we eat in is called the dining room. The room where food is cooked is called the kitchen. Can you draw the picture of a house? Goodbye, friends. संजय गांधी जैविक उद्यान जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जैसे जैसे विश्व में जनसंख्या बढ़ती जा रही है, मनुष्य जंगलों की ओर अपना रुख कर रहा है।
शहरों की भी बढ़ती आबादी से सांपों के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगने लगा है। लोग आमतौर पर घरों में, खेतों में और आबादी वाले दूसरे स्थानों पर सांपों को देखकर डर जाते हैं और उसे मार देते हैं। मारने के बजाय इन्हें सुरक्षित ढंग से पकड़कर जंगलों में छोड़ने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा ग्रामीणों को इसके बारे में प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी क्रम में संजय गांधी जैविक उद्यान द्वारा स्नेक रेस्क्यू टीम का भी गठन किया गया है। स्नेक रेस्क्यू एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड साइंस है और इसे घर पे कोशिश ना करें। बहुत सारे आपको यूट्यूब पे चैनल्स मिल जाएंगे, बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जहाँ पे लोग सांप को पकड़ते हैं और उसके वीडियोस को शेयर करते हैं और लोग उसके बारे में करते हैं। सबसे पहली बात कि सांप भारतीय वन अधिनियम के तहत संरक्षित है और इनको हैंडल करना कानून के खिलाफ है जब तक कि आपके पास परमिशन ना हो। दूसरा, सांप को हैंडल करने के लिए आपके पास सही इक्विपमेंट होने चाहिए, जैसे जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे हम स्नेक हुक बोलते हैं और दूसरा जो इंस्ट्रूमेंट है उसे हम बोलते हैं स्नेक टोंग। अगर आप देखेंगे तो इसको जैसे मैं क्लोज करता हूँ ये पूरा बंद हो जाता है, तो इससे सांपों को नुकसान बहुत ज़्यादा होता है। अगर आपको इसे इस्तेमाल करने नहीं आता है तो मैं आपको बोलूँगा कि पहले इसकी ट्रेनिंग लीजिए और उसके बाद ही रेस्क्यू कीजिए, क्योंकि सांप पकड़ना एक प्रोफेशनल का काम है और इसके लिए वन अधिनियम के तहत भी आपको ट्रेनिंग दी जाती है और वन पदाधिकारी भी ट्रेंड होते हैं। कहीं पे भी अगर आप सांप देखें तो सबसे पहली जो चीज़ होती है कि आप पैनिक ना करें, जाने कि ये जहरीला है या जहरीला सांप नहीं है, क्योंकि कोई भी सांप हमारे परिवेश में रहते हैं उनका एक ही मुख्य उद्देश्य होता है, वो नेचुरल पेस्ट कंट्रोलर होते हैं। सो सांपों को मारना तो सबसे पहले गलत काम है। अगर आपको लगता है कि सांप आपके घर में है तो आप उस सांप के बारे में नज़दीकी वन अधिकारी को आप इत्तला करें। चाहे तो आप पटना ज़ू को फ़ोन कर सकते हैं या वहाँ के डिस्ट्रिक्ट डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर के ऑफिस में आप फ़ोन कर सकते हैं। वहाँ से ट्रेंड प्रोफेशनल आपके घर में जाएंगे और सांप को वहाँ से सुरक्षित निकाल लेंगे। और आपको ध्यान रखना है कि सांप कहाँ जा रहा है, और अगर आपके पास थोड़ी सी हिम्मत है तो कोशिश करें कि उस सांप को किसी बर्तन से या किसी चीज़ से ढक दें कि सांप कहीं भागे नहीं, जिसके चलते कि अगर कोई बंदा अगर आता है, कोई रेस्क्यूअर अगर आते हैं तो उन्हें ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। अभी हमारे पास एक कॉल आया है कि एक घर के अंदर में सांप घुस गया है और वो बोल रहे हैं कि वो सांप जो है वो गेहुअन सांप है, स्पेक्टिकल कोबरा है। तो हम जाते हैं वहाँ अंदर और देखते हैं कि वो सांप कौन सा है और किस तरीके से हम उसका सेफ रेस्क्यू कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले सांप पकड़ने से पहले जो हम काम करते हैं वो होता है हमारा अपने इक्विपमेंट को चेक करते हैं कि हमारे इक्विपमेंट सही है या नहीं, काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है, सांप को पकड़ करके हम कहाँ पे जहाँ डालेंगे उसे हम बोलते हैं बैग, और ये टेक्निक को बोलते हैं पाइप और बैग टेक्निक। इस टेक्निक में हम क्या करते हैं कि पाइप जो कि प्लास्टिक का भी हो सकता है और मैं यहाँ पे गत्ते का पाइप इस्तेमाल करता हूँ, इसको हम इस बैग की तरह इसके ऊपर में फिट करते हैं इस तरीके से कि एक नली जैसा बन जाए, और इसे हम दीवार से सटा करके लगाते हैं और ये मूव ना करे, इसके लिए हम एक ईंटे का भी सपोर्ट उसको देते हैं। अब सांप जब भी आएगा तो इस बैग के अंदर में हम कोशिश करेंगे कि इस पाइप के थ्रू इस बैग के अंदर चल जाए। जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी हम लोगों ने सांप पकड़ लिया है और ये स्पेक्टिकल कोबरा है, इंडियन स्पेक्टिकल कोबरा है। तो अभी तो ये पकड़ा गया है, पर रेस्क्यू तभी कंप्लीट होता है जब हम इसको सेफली बैग कर लेते हैं। तो अब हम चलते हैं इसे बैग करने के लिए, इस प्रोसेस को बैगिंग बोलते हैं। और अब सांप को हम कोशिश कर रहे हैं कि ये बैग के अंदर घुस जाए। अब जब सांप हमारा कंफर्म कर लिए कि बैग के अंदर चल गया है तो हम अपने हुक का इस्तेमाल करते हैं और चेक करते हैं कि सांप पूरी तरह अंदर गया है या नहीं गया है। जब हमें महसूस होता है कि ये सांप पूरी तरह अंदर चल गया है और चेक करते हैं और उसके बाद पहला गांठ बांधते हैं, जिसे हम सिक्योर नॉट बोलते हैं। इसके बाद इसके ऊपर वाले नॉट को हम बांधते हैं, जिसे भी हम सिक्योर नॉट बोलते हैं, पर ये सेकंड सिक्योर नॉट होता है। इससे ये कंफर्म होता है कि सांप अगर गलती से पहला नॉट अगर क्रॉस कर जाए
तो दूसरे नॉट से बाहर ना चल जाए। और ये आपके सेफ्टी के लिए भी रहता है, क्योंकि सांप को अगर आप नीचे से बैक के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप काट सकता है, पर अगर इस नॉट के ऊपर पकड़ेंगे तो सांप आपको नहीं काटेगा। अब अगर जैसे मैं बता रहा था कि सांप को अगर आपको ले जाना है तो आप सांप के बैग को इस तरीके से आप हुक के मदद से उठा करके आप कहीं पे भी ले जा सकते हैं, जिससे आप भी बचे रहेंगे और सांप भी बचा रहेगा और आप आराम से इसको कैरी करके ले जा सकते हैं। तो इस तरीके से आप सांप को अपने साथ लेकर के चल सकते हैं। कुछ पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक को पहचानने के क्या उनके कैरेक्टरिस्टिक हैं उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो नॉन पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनका थूथन जो होता है, जो माउथ पोर्शन होता है वो राउंडेड होता है, जबकि वेनोमस में ये पॉइंटेड होता है। इसके अलावा एक और जो मेन डिफरेंस होता है नॉन पॉइजनस और पॉइजनस में, जो नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं उनके वेंट्रल सरफेस पे पेट की ओर जो स्केल्स पाए जाते हैं वो छोटे होते हैं, अर्थात एक साइड से दूसरे साइड को टच नहीं करते हैं। जबकि पॉइजनस स्नेक्स होते हैं उनमें ये स्केल कंटिन्यूअस होते हैं, एक साइड से दूसरे साइड को टच करते हैं। अगर स्नेक बाइट हो तो उसमें बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है। बहुत से लोग ऐसा मूवीज़ वगैरह में भी दिखाया जाता है कि उसको सक करके निकालने का प्रयास करते हैं, जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अगर आपके माउथ में कोई कट है या किसी भी तरह का सोर है तो उससे आप भी इन्फेक्टेड हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त तो ऐसा भी देखा जाता है कि जहाँ कट पोर्शन है उसके नीचे बांध दिया जाता है बहुत टाइट से, ये भी नहीं करें। जो कट पोर्शन है उसको कभी भी हार्ट या लंग से ऊपर रेज करके नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा जो पेन किलर्स हैं या एस्प्रिन वगैरह हैं इसका प्रयोग बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए। फर्स्ट एड देने के बाद उन्हें जहाँ कट हुआ है उसे रनिंग वाटर में धोना चाहिए, साबुन से उसको साफ़ करना चाहिए और जो पेशेंट हैं उनको कूल काम करते हुए जो नियरेस्ट पीएचसी है उसमें ले जाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे पटना जू शो में एक नए एनक्लोजर के पास एक नए जानवर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक के सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से ई-लॉट्स ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस ई लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको बहुत मजा आया होगा और आपने इल्मों से बहुत कुछ सीखा भी होगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में।